हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति, वो भी मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार। मैक्सवेल ने अपने सिद्धांत में क्या क्या बताया उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में तरंगों के अभिलक्षण के बारे में बात करेंगे, जैसे तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, आवृत्ति क्या है, वेग क्या है, आयाम क्या है, तरंग संख्या क्या है। तो बच्चों हमको यहां पे पढ़ना है मैक्सवेल के आधार पर। मैक्सवेल ने जो जो बताया है उसके आधार पर हम बात करेंगे। क्योंकि यहां पर हम विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात कर रहे हैं, तो जो विकिरण है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से संबंध रखता है। इसलिए प्रकाश का किरण एक विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहला जाता है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र से विकिरण किसे बोलते हैं। सिंपल है, प्रकाश का कण है, एक जब सीधी रेखा में चलता है तो वो आपका किरण है, कहीं से निकल रहा है इसलिए वो विकिरण है ना। ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कंपन करता है, इसलिए इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कह दिया गया। अब जब विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इसको ये भी बोला गया कि ये वेव के समान है, इसकी तरंग के प्रकृति के आधार पर है। तो उन्होंने क्या बताया, पहला नंबर में बताया कि ऊर्जा का उत्सर्जन किसी भी स्रोत से सतत रूप से होता है तथा विकिरण या तरंग के रूप में होता है। अब पहला सिद्धांत बताया, देखिएगा, जैसे मान के चलता हूं बच्चों, यहां पे डायग्राम के आधार पर मैं यहां पे बताता हूं। एक यहां पर मान लीजिए जहां से प्रकाश किरण उत्सर्जित होता है, इसको मैं मान के चलता हूं ये सन है ना, सूर्य है बच्चों, आपके आधार पर जो भी हो, ये छोटा सा सूर्य है, ठीक है। यहां से प्रकाश किरण निकल रही है। अब प्रकाश किरण निकलेगी, जैसे यहां पे एक छोटा सा फोटान का कण निकला है ना, तो इस तरीके से ये छोटे छोटे कण हैं, एक सीधी रेखा में चल रहे हैं, तब ये बच्चों क्या कहला, विकिरण हो गए। तो ये प्रकाश की कण ऐसे जा रही है। हो सकता है ये कण इस तरीके से कंपन करती हुई ऐसे भी जा सकती है, कंपन करने का डायरेक्शन है, हो सकता है ऐसे भी जा रही है। तो इन्होंने ये बताया कि कोई भी जो ऊर्जा है, ये भाई प्रकाश किरण निकल रही है, ऊर्जा के रूप में निकल रही है, किसी ना किसी स्रोत से निकलती है और सतत रूप से निकलती है, हमेशा लगातार निकलती रहती है। ये पहला नंबर बताया। और इनकी जो प्रकृति है वो तरंग की भांति भी हो सकता है, सरंग गर्त के रूप में कंपन करे, या विकिरण के रूप में सीधा भी जा सकता है। समझ रहे हो ना। जैसे कहीं भी आप जब डायग्राम देखते हो तो कैसे प्रदर्शित किया जाता है कि सूर्य है, सूर्य से प्रकाश किरण सीधी निकलती है, ऐसे बता दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तरंग चलती है, अनुभव ऐसे ही होता है कि एकदम सीधी जा रही है, लेकिन वो सरंग गर्त के रूप में चलती है। ये जो प्रकाश किरण है बच्चों, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण, वो विद्युत चुंबकीय विकिरण की भांति कार्य करता है, मतलब वो सरंग गर्त के रूप में चलता है। अब इसको आगे भी क्या बताया उन्होंने कि विकिरण जो है विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जो एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं तथा विकिरणों के संचरण की दिशा भी लंबवत होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की बात करो ना, तो यदि मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से कंपन करता है, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। तब यदि चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो इसके विपरीत लंबवत ही कंपन करेंगे। ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, और आपका ये विद्युत क्षेत्र हो गया। तो ये आपस में लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है। और ये दोनों कहीं ना कहीं जो विकिरण है उसके भी लंबवत कंपन कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये आपस में एक दूसरे के लंबवत तो हो गया भाई। इधर आपका ये हो गया बच्चों, क्या ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया, है ना, और जो खाली दिख रहा है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, एक दूसरे के लंबवत हैं। अब मान लीजिए इसके ऊपर नीचे, अब हम इसको यहां पे 3D तो दर्शा नहीं सकते हैं, इसके ऊपर नीचे यदि कोई कंपन करे तो मान के चलते हैं विकिरण होगा, क्योंकि ये आपस में भी लंबवत कंपन कर रहे हैं और जो विकिरण होता है उसके भी लंबवत होते हैं। देखिए ना क्या बताया उन्होंने, विकिरण विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं जो आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत होते हैं, तथा विकिरण के तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, मतलब विकिरण जिस दिशा में जा रहा होता है उसके लंबवत होते हैं। तो इसको दर्शाने के लिए कुछ इस प्रकार से बताया जाता है कि मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो गया आपका विद्युत क्षेत्र, तो इसको बोल दिया गया विद्युत क्षेत्र। क्या बोला गया बच्चों, विद्युत क्षेत्र। और इनके भी लंबवत तरंग संचरण, मान लीजिए तरंग इधर ऐसे गति कर रहा है और तरंग संचरण की दिशा ऐसे ही होगी, तो इनके भी आपस में लंबवत होते हैं। तो 3D डायरेक्शन के लिए यहां पे आप समझना, ये तीनों, ये तरंग संचरण है की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा है बच्चों। तो
विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जो आपस में लंबवत होते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होते हैं, तथा तरंग जिस दिशा में जा रही, विकिरण जिस दिशा में जा रही उसके दिशा के भी आपस में लंबवत होते हैं। इसलिए कहा जाता है जितना भी विकिरण है बच्चों, ये किससे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होते हैं, मतलब जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं, विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती हैं, इनका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इनका वेग बच्चों प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का वेग। इसके वेग से विद्युत चुंबकीय तरंगे चलती हैं। अब देखो यहां पर यही चीज तो बताना था, मैक्सवेल के आधार पर विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति को समझाया जा रहा है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, यानी जो मान लीजिए सूर्य से आने वाली किरण है, यानी वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों संबंध रखते हैं, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण हो गया, और इसका तरंग प्रकृति भी पाया जाता है। ये चीज बताना था। यहां पर चौथा पॉइंट बताया उन्होंने कि तरंगों के संचरण हेतु किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तथा इनका निर्वात में भी संचरण होता है। जैसे मान लीजिए आपका प्रकाश किरण आ रहा होता है बच्चों, बीच में भी कोई माध्यम नहीं है, फिर भी वो हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है। ऐसे ही तो माना जाता है, बीच में निर्वात होगा, किसी प्रकार से कोई माध्यम नहीं होगी, तो वो फिर भी आता है, मतलब किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो उनका पहला सिद्धांत था कि ऊर्जा जो है कहीं से भी उत्सर्जित होता है, सतत रूप से निकलता रहता है, या तो विकिरण या तो तरंग के रूप में होता है। उन्होंने सिर्फ यही बताया कि विकिरण की किस प्रकार से तरंग प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण किस प्रकार से कार्य करता है ना। और दूसरा नंबर बताया कि विकिरण जो भी होगा सतत रूप से तो निकल रहा है, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित रहता है, क्योंकि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत होते हैं और विकिरण के तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तीसरा नंबर बताया कि जितना भी विद्युत चुंबकीय विकिरण होंगे, तरंग होगी, इनका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है और इनको संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 4 अभिलक्षण आपको लिखना पड़ेगा यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो। ठीक बच्चों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके अभिलक्षण के बारे में। बहुत ही सिंपल तरीके से बात करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग भी नोट करते चलना बच्चों। जैसे पहले नंबर की बात करेंगे, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य के बारे में बात करेंगे। ये तरंग दैर्ध्य होता क्या है, थोड़ा समझिएगा। जैसे आप लोगों को बताया गया कि जो विकिरण है वो तरंग के रूप में चलती है, तो तरंग के रूप में इस प्रकार से तरंग और गर्त के रूप में चलती है। ठीक है, इस प्रकार से गमन करती है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से गमन करती है। तो 2 क्रमागत तरंग या 2 क्रमागत गर्त, ठीक है, 2 क्रमागत तरंग, ये 2 क्रमागत तरंग, ये तरंग है बच्चों और नीचे वाला गर्त है। 2 क्रमागत तरंग या 2 क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्ध्य कहते हैं। समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। 2 क्रमागत तरंग, ये आपका तरंग होता है, ये वाला तरंग है, अधिकतम ऊंचाई तरंग है और तरंग की अधिकतम गहराई जो है गर्त है। ठीक है बच्चों, तो 2 क्रमागत तरंग या 2 क्रमागत गर्त की बीच की दूरी को हम तरंगदैर्ध्य से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से समझना बच्चों, 2 क्रमागत तरंग, ये 2 क्रमागत तरंग या 2 क्रमागत गर्त, ठीक है, ये आपका तरंग हो गया, ये आपका गर्त हो गया। तो 2 क्रमागत तरंग या 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। दूसरी स्थिति में आप कह सकते हो कि यदि कोई तरंग एक बार कंपन कर रहा है और एक कंपन करने में जितनी दूरी तय करेगा उसका तरंगदैर्ध्य कहलाता है। ठीक है, देखिए यहां पे 2 क्रमागत तरंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं, जिसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻10 मीटर लिया जाता है। याद रखिएगा बच्चों, मैंने आपको समझा दिया कि 2 क्रमागत तरंग या 2 क्रमागत गर्त के बीच की दूरी, या आप सिंपल भाषा में जैसे मैं भी आपको बताया कि मान लीजिए कोई तरंग है, एक बार कंपन करता है, कितने बार, एक बार कंपन करता है, और एक बार कंपन करने में जितना दूरी तय करता है वो उसका तरंगदैर्ध्य कहला जाता है बच्चों। ठीक है, तरंगदैर्ध्य कहला जाता है। दूसरा हमारा आवृत्ति है बच्चों। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, बाद में कहोगे सर स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं देते हैं। नोट्स लेना है तो मैं अपना पर्सनल नंबर दे ही रखा है। ठीक है, जिसको नंबर नहीं पता है तो नंबर लिख लो भाई, लिख लो नंबर 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज करके नोट्स ले सकते हो। चलिए, आवृत्ति है क्या? आवृत्ति का मतलब ये होता है कि इकाई 1 सेकेंड में कितने बार कंपन करता है। ये कंपन करने का मतलब जैसे यहां से चला और यहां तक में 1 कंपन कहलाया,
तो इकाई समय में जितने बार कंपन करेगा उसका आवृत्ति कहलाएगा। ठीक है बच्चों, 1 सेकंड में जितने बार कंपन करेगा, कंपन की संख्या, और 1 सेकंड में जितना दूरी तय करेगा उसका वेग कहलाएगा। समझ रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं कि 1 सेकंड में गुजरने वाले तरंगदैर्घ्य की संख्या, मतलब यहां से यहां तक तरंगदैर्घ्य है, यहां से यहां तक तरंगदैर्घ्य है, एक कंपन की दूरी तरंगदैर्घ्य है, या श्रृंग से श्रृंग जोड़ो तरंगदैर्घ्य, या गर्त से गर्त जोड़ो तरंगदैर्घ्य है। तो यहां पर यह भी परिभाषा हम देख सकते हैं कि 1 सेकंड में कितने बार तरंगदैर्घ्य को क्रॉस कर रहा है। इस आवृत्ति को न्यू से दर्शाते हैं बच्चों, और वेग हो जाएगा 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, आयाम क्या कहलाता है? थोड़ा तीसरा पॉइंट जो आता है आयाम, काफी महत्वपूर्ण है। आयाम यह है कि किसी तरंगे द्वारा जो श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई या गर्त की अधिकतम गहराई को हम आयाम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर समझिएगा, ये जो श्रृंग के रूप में चलता है, गर्त के रूप में चलता है, श्रृंग है, गर्त है, श्रृंग है, गर्त है, तो गर्त की, ये गर्त है बच्चों नीचे वाला, इसकी अधिकतम कितनी गहराई या अधिकतम ऊंचाई को हम बोलते हैं आयाम, जिसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और आवृत्ति का व्युत्क्रम आपका आवर्तकाल होता है। आवृत्ति आपने पढ़ा कि 1 सेकंड में जितने बार कंपन करता है वो आवृत्ति कहलाता है, और एक कंपन में जितना समय लगता है उसका आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति है बच्चों किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाला तरंगदैर्घ्य की संख्या 1 सेकंड के कंपन की आवृत्ति कहलाती है। यह सिंपल है, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, कितने बार कंपन करता है, आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, आवृत्ति का जो है बच्चों यहां पर इकाई प्रति सेकंड, इसकी चक्र प्रति सेकंड इसकी इकाई है, चक्र प्रति सेकंड। आवृत्ति को हर्ट्ज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वेग हमने बता ही दिया, 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, इकाई है सेंटीमीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड इसका। ठीक है, आयाम बच्चों मैंने बताया कि श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई या गर्त की अधिकतम गहराई क्या कहलाती है? आयाम। श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई या गर्त की अधिकतम गहराई क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। और आवर्तकाल क्या है? तरंग को एक कंपन में लगा समय, मतलब तरंग जो है एक कंपन लगाता है तो कितना अधिकतम समय लगता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। एक कंपन में जितना समय लगेगा उसका आवर्तकाल कहलाएगा। और फिर तरंग संख्या की बात करें तो तरंग संख्या को प्रति सेंटीमीटर में तरंगदैर्घ्य की संख्या तरंग संख्या कहला जाती है। तरंग संख्या प्रति सेंटीमीटर में तरंगदैर्घ्य की संख्या ही तरंग संख्या कहला जाती है ना? कि यदि प्रति सेंटीमीटर यानी इकाई सेंटीमीटर में कितने तरंगदैर्घ्य वहां से गई, 10, 5, 20, 25 ये हो जाता है। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग लिख भी लिया करो। ठीक है, तरंगदैर्घ्य आपने पढ़ ही लिया, ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तरंगदैर्घ्य क्या है? 2 क्रमागत श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य है, या एक कंपन करने में जितना दूरी तय करेगा। ठीक है, 1 सेकंड में जितने बार कंपन करेगा वो आवृत्ति कहलाता है। वेग 1 सेकंड में जितना दूरी तय करेगा वो वेग कहलाएगा। आयाम क्या है? श्रृंग की अधिकतम गहराई या ऊंचाई, है ना? श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई या गर्त की गहराई आयाम कहलाता है। आवर्तकाल क्या है बच्चों? आवृत्ति का व्युत्क्रम है, एक कंपन में कितना समय लगता है उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो छोटा सा टॉपिक था लेकिन काफी नॉलेजेबल है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी के अभी तैयार कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।